हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे क्लासेस ओम लर्निंग क्लासेस में। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर, जिसके अंदर हम लोग पढ़े थे पुस्तपालन और लेखाकर्म का आशय। आज उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि आप नेक्स्ट हेडिंग देख सकते हैं, पुस्तपालन और लेखाकर्म में अंतर। तो पुस्तपालन और लेखाकर्म में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और किस आधार पर हम लोग उनमें अंतर कर सकते हैं, इसके बारे में। जैसे फर्स्ट है सॉर्टेज। सॉर्टेज का मतलब क्या हुआ कि पुस्तपालन के अंतर्गत हम लोग सिर्फ और सिर्फ एंट्री करते हैं हमारे व्यापार में जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं, जबकि लेखाकर्म में हम उन गतिविधियों को सारांश रूप देते हैं, यानी कि उन्हें छोटे में लिखते हैं और साथ ही साथ ये जांच करते हैं कि वो सौदे सही से लिखे गए हैं या नहीं, उनमें कोई त्रुटि तो नहीं है। सेकंड है पोस्टिंग। पोस्टिंग जैसे कि पुस्तकालन में सिर्फ कुछ पुस्तकों में स्टार्टिंग के कुछ बुक्स होती हैं जिसके अंदर एंट्री की जाती है, जैसे कि जर्नल और उसकी सहायक पुस्तक और खाता बही, इन तीनों में क्या होती है, एंट्री की जाती है। जबकि लेखाकर्म में हम लोग ये देखते हैं कि उन पुस्तकों में की गई एंट्री सही है या नहीं। तीसरा है योग व बाकियाँ। तो पुस्तकालन की जो एंट्री होती है उनमें जर्नल, सबसे पहली पुस्तक जो होती है जर्नल, उसमें जो एंट्री की जाती है तो उनकी राशियों को जोड़ा जाता है, फिर खाता बही में उनकी पोस्टिंग करके उनके खातों का योग निकाला जाता है और बाकियाँ निकाली जाती हैं। जबकि लेखाकर्म में इन बाकियों और योगों से हम तलपट का मिलान करते हैं और ये देखते हैं कि हमारी जर्नल और खाता बही में की गई एंट्री सही है या नहीं। फिर है आगे समायोजन व भूल सुधार के लेखे। समायोजन व भूल सुधार के लेखे का मतलब है कि अगर हमारी एंट्री में स्टार्टिंग एंट्रीज में कहीं गलती हो गई तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारी पुस्तकालन के अंतर्गत नहीं आती, ये चीज़ें हमारी लेखाकर्म के अंतर्गत आती हैं। एंड इसके आगे है माल खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा। ये सारी चीज़ें हमारी पुस्तकालन के अंतर्गत नहीं आती हैं, ये आगे की बुक्स हैं जिनके अंदर हम लोग एंट्री करते हैं, तो वो हमारी लेखाकर्म के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है हमारा विशेष ज्ञान व योग्यता। विशेष ज्ञान व योग्यता से मतलब है कि जर्नल यानी पुस्तकालन में एंट्री करने के लिए हमें किसी बहुत विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, इसे हम कुछ नॉलेज प्राप्त करके भी कर सकते हैं। जबकि लेखाकर्म में जो हम कार्य करते हैं उसके लिए किसी विशेषज्ञ यानी कि विशेष ज्ञान वाले की आवश्यकता होती है, जिससे कि उसकी प्रॉपर स्टडी की। फिर है उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व का मतलब होता है कि पुस्तपालक यानी कि जो पुस्तकालन में लेखा करने वाला होता है व्यक्ति, वो लेखाकर्म के लिए उत्तरदायी नहीं होता है, लेकिन जो लेखाकर्म को करने वाला व्यक्ति होता है वो पुस्तपालक के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे हमने आगे जो त्रुटि की है वो सही करने वाले के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकती, लेकिन जो सही करने वाला है वो तो उत्तरदायी होगा ना, अगर उससे भी कोई त्रुटि हो जाती है तो। लास्ट है निष्कर्ष निकालना व निर्वचन करना। इसका मतलब हुआ कि हम लोग जो पुस्तकालन होता है इसके आधार पर हम लोग कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें सिर्फ हम एक लाइन से एंट्री करते जाते हैं हमारे व्यापार में जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं उनकी। जबकि लेखाकर्म के अंतर्गत हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें हम लोग आगे का कार्य करते हैं जिसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हमारे व्यापार पर लाभ हो रहा है या हानि, हमारे व्यापार की वित्तीय स्थिति क्या है। इसके बाद आता है पुस्तपालन तथा लेखाकर्म के उद्देश्य, यानी कि इसके कुछ उद्देश्य होंगे, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए कोई उद्देश्य होता है तभी वो कार्य किया जाता है। तो इनके क्या उद्देश्य, तो सबसे पहले है मुख्य उद्देश्य, यानी कि सबसे मेन ऐसे पर्पस कौन से हैं जिनके लिए हमें पुस्तपालन या लेखाकर्म करना आवश्यक होता है। तो सबसे पहला जैसे है कि व्यवसाय में लाभ हो रहा है या हानि, तो हमारे व्यवसाय में की स्थिति क्या हो सकती है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, या फिर हमारे व्यवसाय की कंडीशन क्या है इस टाइम, ये याद करने के लिए हमें लेखाकर्म करना आवश्यक है। दूसरा, एक निश्चित समय पर व्यापार की कितनी संपत्तियाँ एवं दायित्व हैं, यानी कि किसी भी टाइम पर अगर हमें ये जानना है कि हमारे व्यापार में कितनी संपत्ति है, हमारे ऊपर कितना दायित्व यानी कि कितना कर्ज है, या फिर हमें दूसरे को कितना पैसा देना है, तो वो भी जानने के लिए हमें हमारे पास लेखांकन का होना आवश्यक है। तीसरा, यह ज्ञात करना कि व्यापार उन्नति पर है या अवनति। तो अगर हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे व्यापार में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, या फिर लगातार कुछ सालों से हमारे व्यापार की स्थिति क्या रही है, तो इससे हम ये जान सकते हैं कि हमारे व्यापार उन्नति पे है या अवनति पर। फिर है प्रत्येक व्यापारी ये जानता है कि एक निश्चित समय पर उसे किसी अमुक व्यक्ति को कितनी धनराशि तथा किसी अमुक व्यक्ति से कितनी धनराशि लेनी है। तो ये सब के लिए भी क्या करना होता है, हमें लेखांकन करना होता है। इसके बाद जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि एकाकी व्यापार एवं साझेदारी संस्था द्वारा पुस्तकालन एवं लेखाकर्म का रखना भारत में अनिवार्य नहीं है। इसका मतलब ये हुआ एकाकी व्यापार जो कि एक इंसान जिसका मालिक होता है, साझेदारी संस्था जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर के व्यवसाय चलाते हैं। तो इन दोनों में ही क्या है कि पुस्तकालन एवं लेखाकर्म अनिवार्य नहीं है। इसलिए अनिवार्य नहीं क्योंकि ये जब भी किए जाते हैं तो ये छोटे पैमाने पर किए जाते हैं। अगर इन्हें भी बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है तो इसमें अगर हमारी मर्ज़ी है, व्यवसाय की मर्ज़ी है, तो वो रख सकता है, लेकिन अनिवार्य नहीं है, वो व्यवसाय की इच्छा पर निर्भर करता है। तो ये पुस्तकालन लेखाकर्म में रखा किसके द्वारा जाता है, तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं, क्योंकि कंपनियों में बहुत सारे व्यापार होते हैं, बहुत सारी दिन भर में गतिविधियाँ होती हैं, तो उनके द्वारा रखा जाता है। तो और ये रखना भी उन्हीं के लिए अनिवार्य है। बाकी एकाकी व्यापार और साझेदारी संस्था इनको अपनी इच्छा अनुसार रख सकती हैं। इसके बाद है पुस्तकालन एवं लेखाकर्म के अन्य उद्देश्य। तो अन्य उद्देश्य में
क्या है, सबसे पहला है कि हमें ये पता चलता है लेखा करने से कि हमारे व्यापार में इस टाइम कितना माल है, कितना बिक चुका है और कितना बचा हुआ है। दूसरा कि व्यापार में कितना हमारे पास अभी कैश में है। तीसरा कि कर्मचारियों की जो भी गलतियाँ होती हैं या फिर अगर वो जानबूझकर कोई गलती करते हैं तो उसका भी हमें पता चल सकता है। फिर आगे कि व्यापार में जो हमने पूंजी यानी कि कैपिटल लगाया है वो बढ़ रहा है कि नहीं, वो अग्रसर है आगे वृद्धि की ओर या नहीं। फिर कि जो बहुत से व्यापारी हैं कर निर्धारण यानी कि टैक्स उन्हें कितना देना है वो भी हमें किससे पता चलता है, लेखांकन से। और ये ज्ञात किया जा सकता है कि एक निश्चित समय पर व्यवसाय की क्या आवश्यकता है, यानी अब हमें हमारे व्यापार में कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं हमें पुस्तपालन एवं लेखाकर्म से ज्ञात हो सकती हैं और यही उद्देश्य हैं जिनके लिए हमें पुस्तपालन एवं लेखाकर्म की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है पुस्तपालन तथा लेखाकर्म के लाभ, यानी कि इससे क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि इससे किसको लाभ होता है। सबसे पहले व्यवसायियों को, कर्मचारियों को, व्यवसाय से संबंधित जो भी व्यक्ति होते हैं, सरकार को, उपभोक्ताओं को और यहाँ तक कि न्यायालय को भी इससे लाभ होता है। अब कैसे लाभ होता है, तो सबसे पहले व्यवसायियों को देखते हैं कि हमें कैसे लाभ होता है। तो सबसे पहला है व्यवसाय से संबंधित प्रमुख सूचनाओं का ज्ञान होना, यानी हमारे व्यवसाय में एक व्यवसाय के लिए सबसे ज़्यादा जानना क्या ज़रूरी होता है कि उसके व्यापार की स्थिति क्या है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है या फिर उसके व्यापार में कितना माल है, कितना बिक रहा है, ये सारी चीज़ें व्यवसाय के लिए जानना ज़रूरी होता है। तो इसलिए सबसे पहले क्या होता है, व्यवसाय को ये लाभ होता है। दूसरा व्यवसाय को क्या लाभ होता है, तो दूसरा लाभ ये होता है कि व्यवसाय के क्रय विक्रय में सहायक होना। अगर किसी व्यवसायी को अपना व्यापार किसी दूसरे को बेचना है तो वो अपने व्यवसाय का जो मूल्य है कि उसे कितने में बेचना है वो तभी निर्धारित कर पाएगा जब उसके पास अच्छे से लेखाकर्म किया हुआ, पुस्तपालन और लेखाकर्म के आधार पर किया गया लेखा होगा। तीसरा तुलनात्मक अध्ययन द्वारा उपयोगी निष्कर्ष निकालना, यानी कि जब हम लेखे करते हैं उसके बाद उससे निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रॉफिट है, लॉस है, क्या है हमारे बिजनेस में, आगे हमारा प्रॉफिट दिन ब दिन बढ़ रहा है या घट रहा है, क्या हमारा व्यापार धीरे धीरे लॉस की ओर बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें पुस्तपालन से होती हैं जो कि व्यवसाय को लाभ पहुँचाती हैं। फिर व्यापारिक विवादों को हल करने में सहायक होना। अगर व्यवसाय में किसी भी प्रकार का विवाद है, चाहे व्यवसाय के अंदर हो या फिर अंदर कुछ व्यक्तियों में हो या फिर व्यवसाय के बाहर हो किसी और से विवाद, तो व्यवसाय संबंधी विवादों में भी ये सहायक होता है। फिर है कर निर्धारण में सहायक, जो टैक्स पे करना है, टैक्स कितना पे करना है, इसके लिए भी हमें लेखांकन की आवश्यकता होती है। ऋण लेने में सहायक, अगर जो कोई भी बैंक या फिर जो हमें लोन देने वाला व्यक्ति है वो हमें तभी लोन देगा जब वो हमारे व्यवसाय की स्थिति देखेगा कि हमारे व्यवसाय को वो कितना लोन दे सकता है। तो इसके लिए भी हमारा जो क्या है कि लेखांकन आवश्यक होता है। फिर एक ख्याति की राशि निर्धारण में सहायक होना। ख्याति मतलब होता है प्रसिद्धि, यानी कि हमारा व्यापार कितना ज़्यादा प्रसिद्ध है, कितना ज़्यादा उसकी गुडविल है। जैसे कि अकाउंट की भाषा में ख्याति को इंग्लिश में गुडविल कहते हैं, तो गुडविल हमारे व्यापार की कितनी है, इसके ख्याति के बारे में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल ख्याति मतलब प्रसिद्धि होता है, तो उसकी राशि, उसका कितना मूल्य हो सकता है, उसके निर्धारण में भी अकाउंटिंग सहायता करता है। फिर है साझेदारी में सहायक होना। अगर आपने कोई बिज़नेस खोला, आप कोई बिज़नेस को चला रहे हैं हम, और कोई उसमें आकर के पार्टनरशिप करना चाह रहा है या फिर हम किसी से पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, तो किन शर्तों पे मतलब कितना रुपए लगा करके कोई पार्टनरशिप हमारे बिज़नेस में करेगा, इन सभी के लिए लेखांकन की ज़रूरत होती है, क्योंकि वही देख करके कोई भी व्यक्ति हमारे व्यापार में पैसा लगाना चाहेगा या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा। इसके आगे है बड़े पैमाने पर उत्पादन में सहायक, यानी कि जब हमें पता चल जाएगा कि हमारे व्यापार की स्थिति क्या है, कितना बिक रहा है, अगर हमें लगे कि हमारे व्यापार को और ज़्यादा माल की ज़रूरत है तो हम उस पर और ज़्यादा काम कर सकते हैं, जिससे कि हमारे व्यापार में उत्पादन और अच्छे से हो सके। कर्मचारियों पर नियंत्रण में सहायक होना। अगर कर्मचारी कोई गलती कर रहे हैं, कुछ छल कपट कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो उस पर भी लेखांकन के जरिए हम उन्हें पकड़ सकते हैं। दिवालिया घोषित कराने में सहायक होना। दिवालिया का मीन्स होता है कि सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो अगर व्यक्ति के पास कुछ भी बचा ना हो लेकिन उसके दायित्व यानी कि उसके ऊपर जो कर्ज़ है वो बहुत ज़्यादा हो, या फिर कहा जाए कि जितना भी व्यक्ति के पास कर्ज़ है उसे चुकाने के लिए अगर उसके पास 1 रुपया भी ना हो तो उसे हम कहते हैं दिवालिया। तो दिवालिया अगर कोई व्यवसाय है जो कि दिवालिया हो गया है, यानी कि उसके पास अब इतनी संपत्ति या फिर इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने कर्मचारी को दे सके, या फिर उसने जितना भी लोन लिया या फिर जो भी किया है जहाँ जहाँ से पैसे लिए उसे वापस कर सके, तो और अगर वो चाह रहा है कि उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाए तो वो अपनी कंपनी का जो भी लेखांकन अकाउंटिंग किया गया है उसे अगर न्यायालय में प्रस्तुत करेगा तो उससे सहायता मिलेगी। नेक्स्ट है पुस्तकालन एवं लेखाकर्म से कर्मचारियों को क्या लाभ मिलते हैं। तो कर्मचारियों को ये लाभ मिलते हैं कि उनके जो भी वेतन होते हैं, अन्य प्रकार के पारिश्रमिक होते हैं एवं बोनस होते हैं, तो उनसे संबंधित जो भी समस्या होती है उसके समाधान में लेखांकन क्या करता है, सहायता करता है। थर्ड है व्यवसाय से संबंधित व्यक्तियों को लाभ। तो व्यवसाय से संबंधित जो भी व्यक्ति होते हैं उन्हें किस प्रकार लाभ होता है। तो पहला है लेन देन में किसी प्रकार का मतभेद दूर करने में, यानी कि सामान का लेन देन हुआ या फिर पैसे का लेन देन हुआ, उसमें अगर कोई मतभेद है तो उसको दूर करने के लिए पुस्तकालन एवं लेखाकर्म क्या है, सहायक होते हैं।
दूसरा, व्यवसाय से विनियोग करने वाले, उधार माल देने वाले एवं अन्य सभी पक्षों को उचित एवं पर्याप्त सूचनाएं लेखों से मिलती हैं और इनके आधार पर वे निर्णय कर सकते हैं कि इस संस्था के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए या फिर नहीं। जैसे कि अभी हम बताएं कि अगर कोई आपके बिज़नेस में अगर इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो वो तभी करेगा जब वो आपकी बिज़नेस की कंडीशन देगा। अगर उसे अच्छी लगेगी तो वो करेगा, अगर नहीं लगेगी तो नहीं करेगा। और ये पता कैसे चलेगा कि आपके बिज़नेस की कंडीशन क्या है? तो वो आपके अकाउंटिंग सिस्टम से ही पता चलेगी, जो आपने अकाउंटिंग कर रखी है। नेक्स्ट है सरकार को लाभ। सरकार को कैसे लाभ हो सकता है? अगर सरकार किसी बिज़नेस को प्रमोट करना चाह रही है, आगे बढ़ाना चाह रही है, तो वो उसमें पैसा लगाना चाहेगी, तो उसके लिए भी उसको क्या होगी? लेखांकन की आवश्यकता होगी। जब वो लेखांकन का विश्लेषण करेगी, उसको देखेगी, उसे जैसा समझ में आएगा, फिर वो उस आधार पर उसमें उसको क्या करेगी? प्रमोट करेगी। फिर नेक्स्ट है व्यवसाय की प्रकृति ज्ञात करके देश की व्यवसाय एवं औद्योगिक स्थिति का ज्ञान किया जा सकता है। तो फिर उसके बाद विभिन्न प्रकार के कर, मतलब कि जितने भी टैक्स होते हैं वो भी कैसे दिए जाएंगे? अगर लेखांकन रहेगा हमारे पास, उसी के आधार पर दिए जाएंगे। लाइसेंस देने में सरकार हर किसी को तो लाइसेंस दे नहीं सकती। जब सरकार को लगेगा कि हाँ, हमारे बिज़नेस को लाइसेंस देना चाहिए, तो वो तभी देगी। तो इसके लिए भी लेखांकन आवश्यक है। व्यवसायिक कानूनों में संशोधन करने में सहाय। अगर हमारे पास कुछ लेखांकन अच्छे से किया गया है और कोई ऐसी बहुत बड़ी कंडीशन आ जाती है, जबकि कोई रूल या लॉ में चेंजेस करना पड़ता है सरकार को, तो उस आधार पे भी किया जा सकता है। फिर है उपभोक्ताओं को लाभ। उपभोक्ताओं को कैसे लाभ मिलता है? तो उपभोक्ताओं को ये समझ में आता है कि इसका कॉस्ट प्राइस, यानी कोई भी सामान अगर वो ले रहे हैं तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या है और वो बिक कितने में रहा है, उन्हें कितने का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब उन्हें उचित मूल्य पर वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं, यानी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट तो उसमें नहीं लगाया जा रहा है। तो इसके लिए भी क्या होता है? लेखाकरण आवश्यक होता है। नेक्स्ट है न्यायालय को लाभ। न्यायालय को लाभ कैसे? अगर कोई भी वित्तीय विवाद हो रहा है, यानी कि न्यायालय में किसी भी प्रकार का विवाद छिड़ा हुआ है व्यवसाय को लेकर के, तो उसको न्यायालय सुलझा सकती है, अगर हमारे पास लेखाकरण में ढंग से किया गया है तो। अब नेक्स्ट हेडिंग है वित्तीय लेखों की प्रणालियाँ, यानी कि जो अब हम लोग पुस्तकालय या लेखाकरण में करते हैं, उसके लिए कुछ हमारे पास 2-4 सिस्टम हैं, प्रणाली है, जिनके आधार पर हम लोग लेखाकरण करते हैं। तो आइए उन प्रणालियों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले है रोकड़ प्रणाली। रोकड़ प्रणाली के आधार पर अगर कोई व्यवसाय लेखा करता है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सौदों को लिखा जाता है जो कि जिनका कि नकद हमने व्यापार किया हो। जैसे कि अगर हमने सामान नकद बेचा है तो उसका लेखा करेंगे, सामान अगर हमें उधार बेचा है तो उसका लेखा नहीं करेंगे। अगर हमने सामान कहीं से उधार खरीदा है तो लेखा नहीं होगा। सामान अगर हमने नकद खरीदा है तो उसका लेखा होगा। यानी कि नकद हमने जो भी लेन देन किए हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को अगर लिखा जा रहा है, तो वो रोकड़ प्रणाली कहलाती है। और इनका जो यूज़ है वो कहाँ पर होता है? तो इनका यूज़ क्लब में होता है, अस्पताल में होता है, धर्मार्थ संस्थाओं में होता है, शिक्षा संस्थाओं में होता है, वह पुस्तकालय में, क्योंकि ये वो सारी जगह हैं जहाँ पर कि उधार लेन देन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर इस प्रणाली का यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है इकहरा लेखा प्रणाली। इकहरा लेखा प्रणाली में जैसे कि कुछ सौदे जो होते हैं उनके एक ही रूप को लिखा जाता है और कुछ के दोनों रूपों को, और कुछ सौदों का लेखा छोड़ ही दिया जाता है। समझने वाली बात है कि कुछ सौदों का एक रूप लिखा जाता है, कुछ के दोनों रूपों को लिखा जाता है और कुछ के लेखे को ही छोड़ दिया जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रणाली कहते हैं। और वर्तमान में अब ये पद्धति हम यूज़ में नहीं लाते हैं, क्योंकि इसके आधार पर कोई भी निष्कर्ष सही से नहीं निकाला जा सकता। नेक्स्ट है दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली में क्या होता है कि प्रत्येक सौदे के दोनों रूपों का लेखा किया जाता है, और आजकल यह वित्तीय लेखों की प्रणालियों में सर्वश्रेष्ठ प्रणाली मानी जाती है। दोनों रूपों का मतलब होता है, जैसे कि अगर हमने कोई सामान बेचा है, जैसे हमने एक पेन बेचा, तो पेन बेच रहे हैं, ये एक रूप हो गया। जो उसका पैसा हमें मिल रहा है नकद में या फिर उधार में, वो दूसरा रूप हो गया। तो दोनों रूपों का, यानी कि हम पेन बेचने की भी एंट्री करेंगे और साथ में पैसा पाने की भी एंट्री करेंगे, या फिर अगर पैसा उधार है तो उसकी भी एंट्री हम करेंगे। तो ये हो गया दोहरा लेखा प्रणाली। फिर है भारतीय बहीखाता प्रणाली। भारतीय बहीखाता प्रणाली में क्या होता है कि इसमें लंबी लंबी बहियाँ प्रयोग की जाती हैं, जैसे कि महाजन लोग के पास होती हैं, और इसमें अधिकतर लेखे होते हैं देशी भाषाओं में, जैसे कि मेनली हिंदी में और मुड़िया मराठी, इन सबों में इसमें लिखे गए थे। इसमें अंग्रेजी का कोई भी उपयोग नहीं किया जाता, और ये प्रणाली पूरी तरह से दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है। और इन सभी का यूज़ जो इतने भी महाजन होते हैं, सेठ महाजन लोग, वो कई जगहों पे आज भी करते हैं इसका उपयोग। तो इसी के साथ आज हमारा लेखांकन का यानी अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर विषय प्रवेश खत्म होता है। ऐसे ही और भी वीडियो के लिए आप आते रहिए हमारे ओम लर्निंग क्लासेस में। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।